हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही खास चीज़ समझने जाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक। सो क्रॉनिक पेनी मॉडल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे का ये लेक्चर है। थ्योरेटिकली हम लोग ने उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन था वो कैलकुलेट कर लिया था। अब हमारे पास ये है कि इस जो फाइनल एक्सप्रेशन है इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो इस लेक्चर में आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम बताएंगे और साथ ही साथ एक पिछले लेक्चर को भी समराइज करते हुए जो हमारा फ्री कंडीशन था कि एक बाउंडेड कंडीशन थी, एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंडीशन और जो उनके बीच की कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन को पढ़ेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर क्योंकि इसमें हम क्रॉनिक पेनी मॉडल का जो मेन कंक्लूजन है, जो उसकी मेन इंपॉर्टेंस है, उसको समझने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सट्रीम केस देखे थे V0 V इन्फिनिटी के, इसमें हम V फाइनाइट वाले केस को ऑब्जर्व करेंगे। ओके हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से P साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए कॉस हाइपरबोलिक ए, नहीं सॉरी, कॉस हाइपरबोलिक नहीं था, कॉस के ए। इस तरह का हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसमें कि हमारे पास जो अल्फा है, अल्फा इज व्हाट, अल्फा की जो वैल्यू थी दैट वाज द अंडर रूट 2m e बाई एच क्रॉस स्क्वायर। सो अल्फा बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन आप कंसीडर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल के अंदर मूव कर रहा है, तो वो एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जहां जहां ये अल्फा के टर्म है ये सब एनर्जी के टर्म है और ये हमारा के है। और हम इस तरह से एक ई के डायग्राम देख रहे हैं। ई के डायग्राम मतलब यहाँ ऐसा रिलेशन है जिसे हमने फ्री पार्टिकल केस में क्या पढ़ा था। फ्री पार्टिकल केस में ई बराबर था एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। तो फ्री पार्टिकल केस में हमारा एनर्जी और के बीच का रिलेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि h बाई एम है तो प्रोपोर्शनल कह लोगे तो ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है। ई और के का रिलेशन पैराबोलिक होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ई जो है वो अल्फा के अंदर है और अल्फा साइन के अंदर है या कॉस के अंदर है। सो इट इज अ काइंड ऑफ relation between energy and k but not as direct as this free particle case। तो अब समझना है कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम इसको और विजुलाइज कर सकते हैं। तो एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ p की वैल्यू को देखें। हमने इससे पहले दो केस लिए थे। एक केस ये था जिसमें हमने v को 0 माना था। v इज द हाइट ऑफ पोटेंशियल, जो हमने पोटेंशियल मान रखा है क्रॉनिक पेनी मॉडल में। तो जैसे v 0 होगा p 0 हो जाएगा। एक बार आप पीछे जाके देख सकते हैं कि p के अंदर v होता है तो v 0 होने से p 0 हो जाता है। जैसे ऐसा होता है तो हमारा केस कैसा आ जाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडीशन का केस आ जाता है जब पार्टिकल फ्री है। दूसरा केस हमने पढ़ा कि जब v इन्फिनिटी है, तो अगर v इन्फिनिटी है तो इस पूरे टर्म को फाइनाइट रखने के लिए ये वाला टर्म आपका 0 को अप्रोच करेगा और उस समय हम कौन सा केस पढ़ते हैं, बाउंड केस पढ़ते हैं। तो अभी इससे पहले के लेक्चर में हमने इस पूरे एक्सप्रेशन में p की दो एक्सट्रीम कंडीशन दे रखी थी। लेकिन अब सोचें हम v जो है वो ना बहुत छोटा है 0 है, ना इन्फिनिटी है, बल्कि एक बीच में एक कोई प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल वैल्यू के बराबर है। तो इस केस में आप p को 0 नहीं कर सकते और ना ही p को हम इन्फिनिटी या उस तरह से कुछ मान रहे हैं। इट इज समथिंग, सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वहां पर। तो यानी कि ये जो टर्म है ये अपने आप में अपना एग्जिस्टेंस रखेगा, ये टर्म अपना एग्जिस्टेंस रख रहा है और ये टर्म भी अपना एग्जिस्टेंस रखे हुए है। तो इन सबको हम कैसे प्लॉट करें, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। अब जरा देखो बच्चों, ध्यान से समझना। आपको क्या मालूम है, हम पार्टिकल की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफर करते जाएंगे तो ये वाले जो टर्म है वो अपने आप की वैल्यू चेंज करेंगे। मान लो हमने कोई एनर्जी चूज कर ली, सपोज 100 MeV या 100,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने एनर्जी चूज कर ली कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्रिस्टल के अंदर। तो वो 1000 की वैल्यू रखो, यहाँ पर ए की वैल्यू रखो, ये सब रखोगे, पोटेंशियल की हाइट और विड्थ वो सब रखोगे। देन लेफ्ट हैंड साइड में आपको कोई नंबर आ जाएगा, बिकॉज आप नंबर रख रहे हो, कॉस हमेशा एक नंबर देगा। कॉस की वैल्यू जो भी रखोगे एक नंबर आपके पास निकल के आएगा। तो इस तरह से तो हम कोई भी एनर्जी की वैल्यू रख लें। हमने मन में सोचा कि चलो ऐसा है 1925 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 1925 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव कर रहा है, तो जब देखें क्या वैल्यू आएगी। एक खास बात देखो, इक्वेशन का मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा सेम होंगे। तो आपको मालूम है कि cos के a इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +1, और मिनिमम कितनी हो सकती है, -1। क्योंकि cos, किसी भी cos की वैल्यू, थीटा कुछ भी वेरी कर जाए,
लेकिन वो थीटा जब कॉस के साथ जुड़ा होगा तो कॉस थीटा कुछ भी नहीं होगा, कॉस थीटा हद से हद 1 जाएगा, हद से हद -1 जाएगा। इसका मतलब समझो, यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो बढ़ता बढ़ता कितना बढ़ सकता है, +1 तक हो सकता है, घटता घटता कितना हो सकता है, 0, और उसके और नीचे घटेगा तो -1 तक हो सकता है। तो यहां से एक बात समझो, इसका मतलब है, मान लीजिए आपने कहा हमने एनर्जी चूज कर ली 1925 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज आपने वो वैल्यू यहां उठा के रखी, ठीक है, जब रखा तो इस पूरे टर्म की वैल्यू आ गई 1.5, सपोज 1.5 आ गई लेफ्ट साइड में। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि राइट हैंड साइड +1 से ज्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता, तो अगर आपने किसी ऐसी एनर्जी वैल्यू को चूज कर लिया है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड 1 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी वैल्यू आपने चूज की है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेबल नहीं है? एक्सेप्टेबल नहीं है इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन, ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं, ये क्या है, ये 2 श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसके पीछे बैकअप में 2 श्रोडिंगर इक्वेशन काम कर रही हैं। उन 2 श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इसको बताने वाली ये कंडीशन है। तो मतलब हमारे पास 2 श्रोडिंगर इक्वेशन है, इस श्रोडिंगर इक्वेशन में हमें एनर्जी की वैल्यू यूज करनी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू। अगर आप कोई भी एनर्जी की वैल्यू चूज करके इसका सोल्यूशन निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, इसका टेस्ट क्या है, इसका टेस्ट ये है कि वही एनर्जी की वैल्यू पॉसिबल है जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। तो अगर आपने कोई एनर्जी की वैल्यू चूज की और वो एनर्जी की वैल्यू यहाँ रखने पर इसकी वैल्यू 1.5 आ रही है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू के लिए कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करने का मतलब है कि हमारे क्रिस्टल में उस एनर्जी वैल्यू के इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो सकता, यानी वो एनर्जी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोहिबिटेड है, इलेक्ट्रॉन के लिए वर्जित है, इलेक्ट्रॉन कुछ भी करके उस वैल्यू को ऑप्ट नहीं कर सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ कि हम कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ही यहाँ पर पॉसिबल है कि हम हर कोई भी अपने मन से कोई भी एनर्जी वैल्यू चूज कर ले और उस एनर्जी वैल्यू के लिए हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ऐसा केस नहीं होने वाला है। कुछ खास तरह की एनर्जी वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो आप भाई कितना हिट एंड ट्रायल करें और कहाँ तक हिट एंड ट्रायल करेंगे हम? बेहतर तरीका ये है कि हिट एंड ट्रायल करने के बजाय इस पूरी इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्लॉट कर लें, और जब ग्राफ को प्लॉट करें तो -1 और +1 का एक बैरियर लगा दें और देखें जो जो एनर्जी की वैल्यू उस बैरियर के अंदर आ रही है वो एनर्जी की वैल्यू हमारे सोल्यूशन को, उसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जो जो नहीं आ रही है उनके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इस इक्वेशन को सिर्फ एज अ मैथमेटिकल एंटिटी के रूप में देखना सही नहीं रहेगा। हमें बेहतर है तरीका कि हम उसको ग्राफिकली प्लॉट करें एंड देन हम ऑटोमेटिकली उससे बहुत सारा आइडिया निकाल ले जाएंगे। तो यहीं से एक बहुत ही फेमस, बहुत ही मतलब प्रोफाउंड एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट आता है, और वो ग्राफ हम लोग को यहाँ पे समझना है। यह देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पहला टर्म क्या है? कॉस अल्फा ए। तो अगर हम जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम अल्फा ए को एक्स एक्सिस पे ले और कॉस अल्फा ए को वाई एक्सिस पे ले और जो ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ बनेगा? मान लो ये जो वैल्यू है ये +1 है, ये वैल्यू जो है ये -1 है। हम सिर्फ और सिर्फ इसको प्लॉट कर रहे हैं, कॉस के ए को। तो हम क्या पाएंगे, अगर इस तरह का है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0, उसके बाद मतलब 1 होगी, 1 होती है, फिर 0 हो सकती है और फिर -1, फिर -1 से 0, +1 और फिर 0। तो कॉस की वैल्यू इस तरह से वेरी करती है, पीरियोडिक फंक्शन है तो कॉस की वैल्यू हमेशा आपकी इस तरह से -1 से लेके 0 से लेके +1 और इस तरह से चेंज होती रहती है, सिर्फ कॉस की वैल्यू। अगर हम ये वाला टर्म लें जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म के साथ क्या होता है? फर्स्ट टर्म में क्योंकि यहाँ पर साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा है, ये बड़ा ही यूनिक किस्म का ये एक फंक्शन है, और इस तरह के फंक्शन का ग्राफ हम ऑप्टिक्स में देखते हैं जब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसा बनता है, कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पहले एक बड़ी पीक होगी, स्टीपनेस आएगी, फिर थोड़ा सा इसके अंदर ब्रॉडनेस आएगी, और इस तरह से इसका ग्राफ फॉर्म होता है इस तरह का। दिस इज द वे ऑफ with respect to alpha a. This is the P
साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा, यहाँ पी की वैल्यू कुछ फिक्स है। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो पहला टर्म जो है उसका ग्राफ इस तरह का होगा, सिर्फ पहले टर्म का ग्राफ, और अगर हम दूसरी इक्वेशन दूसरा टर्म देखें तो उसका ग्राफ इस तरह से होगा, लेकिन दोनों में प्लस का निशान है। इसका मतलब अब हम इन दोनों ग्राफ को मिला करके बनाएंगे। तो अगर हम इस पूरे टर्म का ग्राफ बनाना चाहें तो उसका उसका क्या होगा कि हमें इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। द मोमेंट हम इन दोनों को मिक्स करेंगे वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, वैसे ही हमारे पास क्रॉनिंग-पेनी मॉडल के लिए जो ग्राफ जिसकी हम खोज में हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो वी नीड टू मर्ज both these graphs. One graph is for cos alpha a and another graph is for p sin alpha a by alpha a. चलो भाई मर्ज कर देते हैं जल्दी से इन दोनों को so that we get the result. और यहाँ पर एक वैल्यू +1 की, आई होप इतना ही जगह रही है, तो यहाँ पर एक वैल्यू -1 की, जैसा कि कॉस में था -1 +1। तो ये जो दो बाउंड्री बना के हमने वो कॉस की वैल्यू को मर्ज कर दिया और यहाँ पे ग्राफ ऐसे आएगा। दिस ऐसा ही कुछ इधर बना ले। देखें, ठीक है, तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जब हम दो ग्राफ को मर्ज कर रहे हैं तो कॉस की जो बाउंड्री वाली कंडीशन थी +1 -1 वो यहाँ पर है, और साथ ही साथ जो साइन अल्फा बाई अल्फा ए का जो वो पीक के बाद देन डिमिश होता हुआ स्ट्रक्चर था वो ये है, और ये जो पूरा ग्राफ है ये है हमारा पी साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी अल्फा ए। और अब यहाँ पर ऐसा है कुछ ना, हमारा फॉर्मूला क्या था, पी साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए, और कॉस के ए के लिए क्या था, इसकी वैल्यू +1 या -1, +1 टू -1 तक रह सकती है, और +1 -1 के बीच में 0 आ जाता है। अब जरा एक चीज़ देखें ध्यान से, हम इसमें देखो ये +1 की बाउंड्री है, तो ये जो पूरा ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है, इसकी जो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो इस ग्राफ के थ्रू दिखा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ +1 से -1 तक को ही कंसीडर करना है। तो हमारा सारा डिस्कशन +1 और -1 के बीच में है। मतलब देखो यहाँ +1 शुरू हो रहा है तो हम यहाँ से एक लाइन सीधी खींच दे, यहाँ -1 खत्म हो रहा है तो यहाँ से एक लाइन सीधी खींच दे, और ये है हमारा एक रेंज आ गई हमारे पास, ये हमारे पास एक रेंज आ गई। ये देखो ये वो वैल्यूज़ है पी साइन अल्फा बाई अल्फा कॉस के जो कि -1 से छोटे हैं, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है। ये जो इनको करस्पॉन्ड करते हुए जो अल्फा की वैल्यू होगी उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो -1 से कम हो जा रहा है, तो वो हमारे इस रेंज से बाहर जा रहा है, इसीलिए हमारे लिए उसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगले बार फिर यहाँ पर क्या होता है, जो ग्राफ वापस से टर्न होता है तो ये जो वैल्यू होती है वो फिर से -1 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से जब -1 के बराबर होगा इसका मतलब वो तो एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लें, तो ये जो जितना हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ से लेकर के जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं, अल्फा ए का मतलब एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारा कर्व जो है -1 से कम है और +1 से छोटा है। तो ये भी हमारे पास ये जो पूरा रेंज है ये भी क्या है, ये ऐसी एनर्जी वैल्यू की रेंज है जो ये दिखा रहा है कि अब इन एनर्जी वैल्यू के लिए हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगेन ये अब देखो ये पूरे एक्सप्रेशन का फॉर्मूला +1 से ऊपर निकल गया, तो इसके लिए कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहाँ ये +1 में एंटर करता है वहाँ से हम एक ड्रॉ कर लें और फिर ऐसे ड्रॉ कर लें।
तो ये पूरा रेंज क्या है, जिनके लिए सोल्यूशन +1 से कम और -1 से ज़्यादा है। तो ये भी एक पूरा ऐसा एनर्जी रेंज दिखा रहा है जिसके लिए हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि है बेसिक श्रोडिंगर इक्वेशन जो इस बैकअप में काम कर रही है, उनके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। प्यारो, आप देख क्या रहे हो? आप देख ये रहे हो कि इस ग्राफ ने हमको क्या दिखाया। जस्ट लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस। इस ग्राफ ने ये दिखाया कि जब आप इस फॉर्मूले में अल्फा की डिफरेंट वैल्यू रखोगे, आपने अल्फा की वैल्यू 0 से चूज की और डिफरेंट वैल्यू रखना शुरू की, तो आपने क्या पाया, आपको सर्टेन वैल्यू यहाँ ऐसी मिलती है, अल्फा की ऐसी वैल्यू मिलती है जिनके लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू +1 से कम और -1 से ज्यादा होगी। तो अल्फा की इतनी ही वैल्यू के लिए सोल्यूशन की वैल्यू +1 से कम और -1 से ज्यादा है, यानी कि वो सब एग्जिस्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन उन वैल्यू को ले सकता है। उसके बाद फिर कुछ अल्फा की ऐसी वैल्यू आई इलेक्ट्रॉनों की जिनके लिए लेफ्ट हैंड साइड -1 से छोटा हो जाएगा, तो वो तो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी नहीं, तो उनको हमने हटा दिया। फिर अल्फा की वैल्यू बदलते गए, आगे बढ़ाते गए, फिर अल्फा कुछ ऐसी वैल्यूज आना शुरू हो गई जिनके लिए हमारा जो कर्व है अगेन -1 से कम और +1 से छोटा आ गया। तो आपके पास ये वो वैल्यूज हैं जिनके लिए हमारा सोल्यूशन फिर एग्जिस्ट करेगा। इसका फिजिकल मतलब है कि इन एनर्जी वैल्यू के साथ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर मूव कर सकता है। और फिर आगे बढ़ने पर अल्फा की फिर कुछ ऐसी वैल्यू आई जिनके लिए सोल्यूशन +1 से ऊपर चला गया है, तो ये वो एनर्जी वैल्यूज होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि इलेक्ट्रॉन को रखेगा तो इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल के अंदर मूव नहीं कर सकता। अब दिस इज समथिंग वियर्ड, दिस इज समथिंग यूनिक। ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन भाई जनरली होता तो ये है कि हम जिस एनर्जी से चाहें उससे मूव कर सकते हैं। बेटा यही तो हमारा क्वांटम बिहेवियर है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम लोगों ने समरफील्ड का मॉडल पढ़ा था, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा, तो मैंने उसमें आपको यही बताया था कि पार्टिकल जो चाहे वो एनर्जी क्वांटम सिस्टम में नहीं रख सकता है, उसके पास एनर्जी की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्लासिकली हमें ऐसा नहीं समझ में आता। क्लासिकली तो हम कहते हैं कि जो एनर्जी चाहे वो रख सकते हैं, बट क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल के पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जीज को रख सकता है। तो उसी लॉजिक पे चलते हुए हम ये कह सकते हैं कि वी गेट सर्टेन अलाउड एनर्जी लेवल्स। तो ये जो एनर्जी लेवल है ये कौन सी है? ये है अलाउड, ये भी अलाउड, ये भी अलाउड। और ये जो एनर्जी वैल्यूज हैं यहाँ पर ये हैं, ये एनर्जी रेंज है, ये है क्या है? फॉरबिडन। मतलब फॉरबिडन का मतलब ये होता है कि भूल गया है इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी वैल्यू के साथ मूव करना, या करो इलेक्ट्रॉन के लिए ये ऐसी चीजें हैं जो कि वो रख ही नहीं सकता, उसके लिए असंभव है। इट्स अ नेवर काइंड ऑफ स्टेटमेंट। फॉरबिडन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग नेवर स्टेटमेंट, एक तरह से कह सकते हो। तो ये वो डायग्राम था जिसने पहली बार हमको ये शो किया कि देयर एग्जिस्ट सर्टेन allowed energy values, then certain not allowed energy values, then again certain allowed energy values, then not allowed energy values। और यही allowed और not allowed energy values जो होती हैं उन्हीं को ही हम आगे जाके क्या नाम देते हैं कि इसमें से ये अलाउड एनर्जी वैल्यू कंडक्शन बैंड है, ये नॉट अलाउड एनर्जी वैल्यू वैलेंस बैंड है। और यही वो पहला मैथमेटिकल मॉडल होता है, पहला तो नहीं लेकिन एक वो वेल मैथमेटिकली आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग, मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग विद मोर मैथमेटिक्स लेस अजम्पशंस पर बेस्ड ऐसा एक मॉडल होता है जो कि हमें सबसे पहली बार अलाउड एनर्जी वैल्यूज को एज अ बैंड, एनर्जी बैंड, और नॉट अलाउड एनर्जी वैल्यू को एज अ फॉरबिडन बैंड हमारे सामने रखता है। ऐसा ही ग्राफ आप इधर भी प्लॉट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आधे हिस्से में बनाया है, आप इधर भी इसको बना सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉनिंग-पेनी मॉडल, क्योंकि मैथमेटिकली वो इस तरह से अलाउड नॉट अलाउड वैल्यू के रीजन्स को बना रहा होता है। ये जो मॉडल होता है ये अपने आप में बड़ा ही डिबेटेड तो नहीं कहेंगे, बड़ा ही सेलिब्रेटेड मॉडल था अपने समय का, और इसने कई सारी और सिमिलर स्टडीज को, इन डेप्थ स्टडीज को प्रमोट किया था, मोटिवेट किया था। ऐसी ही एक स्टडी है जिसको हम कहते हैं स्लैटर। स्लैटर इज अ बिग नेम इन द मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इन द ऑर्बिटल थ्योरी। तो स्लैटर जो है वो इसी तरह का स्टडी करते हैं बाय यूजिंग मोर क्वांटम मैकेनिक्स, बाय यूजिंग द ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह को वो यूज करते हैं, और वो एक डायग्राम प्लॉट करते हैं विच इज कॉल्ड द स्लैटर डायग्राम। और वो स्लैटर डायग्राम हमें काफ़ी हद तक इस बैंड फॉर्मेशन, बाउंड स्टेट, कंटिन्यूअम स्टेट और जो बीच की स्थिति है उसको बताता है। तो वी विल डिस्कस दैट
ये खत्म हो चुका है। इसके बाद अगला हेडिंग, वैसे वो टॉपिक कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं जो मैं बताने जा रहा हूँ, बट ये जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी है, इस अंडरस्टैंडिंग को इनहांस करता हुआ एक टॉपिक है। तो हम एक डायग्राम बना सकते हैं, एक कंसेप्ट लिख सकते हैं, स्लैटर, SLAT, स्लैटर डायग्राम, स्लैटर डायग्राम। तो इसमें हम ऐसा कुछ करें, जैसे स्लैटर ने दिखाया कि अगर हम एनर्जी वैल्यूज लें और कुछ इस तरह का हम एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, एनर्जी वैल्यूज है, तो कुछ ऑर्बिटल्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं एनर्जी के वैल्यू के साथ, तो कुछ ऐसा फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है, ये ओवरलैप्ड रीजन्स हैं ऑर्बिटल्स के, तो जहाँ ये ओवरलैपिंग हो रही है हम उन रीजन को ऐसे ही ओवरलैप को ऐसे ही कर देंगे, ऐसा है। तो अब आप देखो, अगर आपने जो लैटिस कांस्टेंट आप यूज करते हो या जो एनर्जी कंडीशंस हैं उनको अगर हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे पोटेंशियल को 0 मान लेना, तो जैसे आप पोटेंशियल को 0 मानोगे तो फिजिकली वो जो कंडीशन होगी वो इस पोजीशन को बिलोंग करेगी, और इस पोजीशन का मतलब क्या है, जितनी तरह की एनर्जी है सारी एनर्जी पॉसिबल है, कोई कंडीशन नहीं है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री है दैट मे गेट अ सर्टेन रेंज ऑफ एनर्जी वैल्यूज। उसके बाद अगर आप v को इन्फिनिटी रखते हो, तो v को इन्फिनिटी रखने का मतलब है ये पोजीशन होती है जो कि बाउंड स्टेट की पोजीशन है, जहां पर हम एनर्जी रेंज नहीं बल्कि एनर्जी लेवल्स पाते हैं, सर्टेन एनर्जी लेवल्स। तो जहां पर सिर्फ एक एक सिंगल एनर्जी स्टेट मिल रही है, दैट इज द बाउंड स्टेट। जहां कंटिन्यूअम एनर्जी वैल्यू मिल रही है, दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट। और उनके बीच में एक ऐसी अवस्था है जहां आपको एनर्जी की रेंज दिखाई पड़े, एक सर्टेन एनर्जी रेंज, देन देयर इज अ गैप, देन एनर्जी रेंज, देन देयर इज अ गैप, देन एनर्जी रेंज, देन देयर इज अ गैप। ये नैरो, ये ब्रॉड, ये और ब्रॉड, जैसा क्रॉनिक पेनी मॉडल में था, पहला नैरो था, फिर ब्रॉड, फिर और ब्रॉड, ऐसा बन रहा था। तो स्लेटर ने इस चीज़ को दिखाया यहाँ पर कि आप इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अप्रोच के थ्रू भी वही पाते हैं जो क्रॉनिक पेनिंग ने सजेस्ट किया था। अगर आप बाउंड स्टेट लेते हो यानी क्रॉनिक पेनिंग में v इन्फिनिटी रखते हो तो आपको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। आपको फार्मूला कौन सा मिला था, En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 2m l स्क्वायर, ये फार्मूला आपने देखा था बाउंड स्टेट में। फ्री में आपने देखा था E इक्वल टू h स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2, यहाँ कोई भी n नहीं था, देर इज नो क्वांटम नंबर जो कि दिखाए कि n 1 2 3 के लिए फॉर एनी के देयर विल बी एनर्जी, एक कंटिन्यूटी दिख रही थी। यहाँ पर n की वैल्यू आ गई थी, डिस्क्रीटनेस दिख रही थी। लेकिन इन दोनों के बीच में जब v इन्फिनिटी नहीं है, v जीरो नहीं है, तो हमने अभी इससे पहले जो क्रॉनिक पेनी मॉडल देखा उसने दिखाया कि अगर आपका पोटेंशियल 0 से ज़्यादा और इन्फिनिटी से कम है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल के अंदर मूव करेंगे तो वो ऐसा नहीं कि जो चाहे वो एनर्जी रख सकते हैं, उनकी एक सर्टेन रेंज ऑफ एनर्जी अलाउड होगी और सर्टेन रेंज ऑफ एनर्जी उनको अलाउड नहीं होगी। जो नहीं होगी वो फॉरबिडन गैप कहलाएंगे और जो अलाउड होगी उनको हम एनर्जी बैंड कहेंगे। ये आप समझिए बीच है, ये वो शुरुआती डिस्कशन है जहां से आप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को डेवलप होता हुआ देखने वाले हो। Okay, this is the basic, this is the very elementary idea for the band formation. So यही मुझे आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस करना था, क्रॉनिक पेनी मॉडल का जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए फिर अगला क्लास जो होगा उसमें हमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाउ डिफरेंट जोन स्कीम्स आर देयर। बैंड को दिखाने के लिए, बैंड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम वो बैंड फॉर्मेशन पीरियोडिक जोन स्कीम से दिखा सकते हैं, वो बैंड फॉर्मेशन रिड्यूस जोन स्कीम से दिखा सकते हैं, हम वो पीरियोडिक वो बैंड फॉर्मेशन एक तरह से ओवरलैप्ड जोन स्कीम में दिखा सकते हैं। देन क्वेश्चन है व्हाई यू आर सेइंग जोन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेइंग जोन स्कीम। वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम डिफरेंट जोन स्कीम्स की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।